एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि दो महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो इस वक्त में राजनीतिक गलियारों पे एक अलग तरह से बहस को गर्म किए हुए हैं। यह भी मौजूदा सरकार से उसका संबंध तो बहुत अच्छी तरह से जुड़ता हुआ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं क्या। पहला तो इस बात की पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने बखिया उखेड़ी कि कैग की रिपोर्ट को रोका जा रहा है, यानी उसके फील्ड वर्क की जो रिपोर्ट है उसको रोकने की साजिश की जा रही है। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे महुआ मोइत्रा को लेकर है। से महुआ मोइत्रा अभी घिरी हुई नजर आ रही है, तो यह सब कुछ तो सामने आपको दिखाई देगा और इसके पीछे जो तर्क और वितर्क हैं और किस तरह से महुआ मोइत्रा का जो मामले हैं वो किस तरह से अडानी के रिश्तेदारों तक पहुंच गए हैं, क्या संभव है कि इसकी जांच पूरी होगी। इन तमाम मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कैग की रिपोर्ट के मामले पे कांग्रेस के उठाए गए सवाल को लेकर। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा जब किसी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो यह सनसनी तो जरूर फैला देते हैं। इस वक्त में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पवन खेड़ा ने सरकार के कैग ऑडिट फील्ड वर्क को रोकाने को लेकर एक बड़ा सनसनीखेज मामले सामने लाए और पूरी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल दागे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की योजनाओं में अनियमितता की रिपोर्ट पर पर्दा डालने के लिए कैग का गला घोटा जा रहा है। देश के सबसे बड़े ऑडिटर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हाल ही में कैग द्वारा फील्ड ऑडिट वर्क रोके जाने की खबरें आई थी, लेकिन कैग ने इस बात को पूरी तरह से खारिज जरूर किया है। कांग्रेस ने यह भी स्पष्टीकरण देने को कहा है इसके आदेश के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का फील्ड ऑडिट वर्क रोका गया है। पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने भारत सरकार के सर्वोच्च ऑडिटर कैग कार्यालय में उभरती कथित अनियमितताओं के बारे में जब सवाल खड़ा करे तो बड़ा महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैग ने इस मामले को पूरी तरह खारिज जरूर कर दिया है। और कैग ने क्या कहा और आगे हम आपको धीरे धीरे सब कुछ बताते हुए चलेंगे। सभी फील्ड ऑडिट वर्क को रोकने के लिए मौखिक आदेश जारी किए जाने की खबरें थी। इस मामले में द वायर ने बताया कि कैसे अक्टूबर के पहले सप्ताह में अधिकारियों ने सभी फील्ड ऑडिट वर्क रोकने के लिए कहने से पहले लिखित आदेश मांगे थे। महाराष्ट्र महालेखाकार द्वारा इन आदेशों को लिखित नोट में जारी करने पर रहस्य बना हुआ है। कैग ने द वायर से फील्ड ऑडिट वर्क रोकने के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जब बात है बड़ा महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है कि कैग रिपोर्टों का दस्तावेजीकरण करने वाले ऑडिट अधिकारियों को सभी फील्ड वर्क रोकने के आदेश क्यों और किसके निर्देशों के तहत दिए गए थे। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय एवं गृह मंत्रालय कार्यालय ने कैग के कागजात में सीधे हस्तक्षेप किए हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। प्रमुख गिरीश चंद्र मुर्मू और इसका संबंध जब नरेंद्र मोदी से जुड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस वक्त में इनके प्रधान सचिव के पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू ने सेवाएं जरूर दी और बाद में उनको उपराज्यपाल बनाया गया था जम्मू कश्मीर का, और अब वह कैग के प्रमुख पदों पर विराजमान है। यही इस मामले पर पवन खेड़ा यही नहीं रुके। इस मामले पर पवन खेड़ा चुप तो बिल्कुल नहीं हुए और कहते चले गए कि गिरीश चंद्र मुर्मू रिपोर्टों पर हस्ताक्षर तक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिना गिरीश चंद्र मुर्मू के हस्ताक्षर के कोई भी रिपोर्ट पार्लियामेंट में तो रखी नहीं जा सकती। इस बात का अंदेशा पूरी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करती है।
और पवन खेड़ा यहां तो बिल्कुल नहीं रुके, वो आगे भी बड़ा गंभीर बातें हुए कहते हुए नजर आए। मैं कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कैग की स्वायत्तता खत्म हो गई है। संसद के मानसून सत्र में पेश की गई कैग की 12 रिपोर्टों में भाजपा को असहज कर दिया था, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों में वित्तीय और अन्य अनियमितताओं के बारे में गंभीर सवाल खड़ा किए गए। ये कहते हैं और पवन खेड़ा आगे कहते हैं कि भगवान राम पे राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने राम को भी नहीं बख्शा। वो आगे कहते हैं कि अयोध्या विकास परियोजना में ठेकेदारों के साथ मिलकर करोड़ों रुपया का खर्च का फर्जीवाड़ा किया। इसी के साथ उड़ान, रेलवे, खादी, ग्राम उद्योग, ग्रामीण विकास किसी को नहीं छोड़ा। यानी खाऊंगा और खिलाऊंगा, अगर बता दोगे तो चुप भी करा दूंगा। साथ ही साथ पवन खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि कैग के 3 अधिकारियों को इसलिए तबादला कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कैग की रिपोर्ट को उजागर कर दिया था। इसको लेकर भी पवन खेड़ा सरकार को कटघरे में खड़ा कर कहते हैं। कैग मुंबई कार्यालय को एक ईमेल भेजा गया जिसमें कहा गया कि सारा ऑडिट और फील्ड वर्क रोक दिया जाए। यानी मोदी सरकार इस तरह से कैग का स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और उसकी आजादी छीन रहे हैं। आंदोलन का हवाले देते हुए दावा किया कि कैग रिपोर्ट को आधार बनाकर ही रामलीला मैदान में कुछ ठग एकत्र हुए थे। उनका मकसद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को गिराना और उनकी छवि को खराब करना और बदनाम करना था। इस मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या कहा, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और टेलीग्राफ प्रमुख अखबार ने क्या लिखा, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के हवाले से कहा गया कि कैग पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, भ्रष्टाचार उजागर करने वाला अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। एक प्रमुख द वायर ने भी इस मामले पर अपनी कुछ बयान दर्ज कराई है। उनके हवाले से कहा गया है कि 3 अधिकारियों के ट्रांसफर पर रिपोर्ट दी थी, जिन्होंने आयुष्मान भारत और भारतमाला परियोजना जैसे मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। इन योजनाओं को अक्सर प्रधानमंत्री के नाम से आगे बढ़ाने का खेल हुआ था। महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कैग की फील्ड वर्क रोकने का आदेश पीएमओ कार्यालय या फिर गृह मंत्रालय कार्यालयों की तरफ से जारी किया गया था। क्यों कैग के वर्क रिपोर्ट की रोकने की आवश्यकता सरकार को थी। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है कि कैग के रिपोर्ट को जारी करने वाले 3 महत्वपूर्ण अधिकारी का तबादला क्यों किया गया। पूर्ण है कि वर्तमान की मौजूदा मोदी सरकार कैग की स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हुई नजर आ रही है या उसको अपने नियंत्रण में ले ली है। यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस के सवाल तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा कि कैग ऐसे मामलों को खारिज करते हुए नजर आए। और बड़ा महत्वपूर्ण है कि कैग की रिपोर्ट से सबसे बड़े नितिन गडकरी के विभाग जब सामने खड़े हो और आयुष्मान में जब एक ही नंबर पर कई हजार लोगों का बात सामने आए और मृत लोगों का इलाज सामने आए, 25 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में कैसे बदल गई, यह सब तो कैग के सामने नजर आए तो सरकार तो जरूर असहज हो गई। और बताया जाता है कि कैग की रिपोर्ट की वजह से ही मनमोहन की सरकार की विदाई हुई थी। और ठीक आज से 10 साल पहले जिस तरह से नौटंकी रामलीला मैदान में की गई, वो सब अब कभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में उनकी सरकार जो बनी बैठी हुई है। यह सब बात विपक्षी के लोग लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और पवन खेड़ा जब किसी मामलों को लाते हैं तो सनसनी जरूर इकट्ठे कर देते हैं। अब चलिए दूसरी बड़ा महत्वपूर्ण महुआ मोइत्रा के मामले को लेकर, क्योंकि महुआ मोइत्रा के रिपोर्ट पर जब दर्शन हीरानंदानी की जब वो रिपोर्ट पेश की गई तो सनसनी तो जरूर फैल गई, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि उन्होंने अपने रिपोर्ट में जो बातें सामने लाई वह यह कहते हुए नजर आए कि मैंने महुआ मोइत्रा को बहुत सी चीजों की जानकारी जरूर दी और इसके बदले में कैश भी दिए और महंगे तोहफा भी दिए। और इसके बाद वह यही नहीं रुकते हैं। ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इस रिपोर्ट में यह भी है, क्योंकि इसमें जिस सुचेता दलाल और सरदुल सराफ और पल्लवी सराफ का जिक्र किया गया
वहीं से इस मामले पे एक नया मोड़ आ जाता है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि सुचेता दलाल क्या है। दलाल एक बिजनेस पत्रकार है और उनकी बड़ी रिपोर्ट बड़ा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मामले उन्होंने उजागर जरूर किया। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से सरदुल सराफ और पल्लवी जोशी का संबंध गौतम अडानी से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, और कौन है सरदुल सराफ और पल्लवी सराफ जिसका जिक्र हीरा नंदानी ने अपने पत्र में किया है। इसलिए सुचेता दलाल के बारे में जान लें कि वह क्या कहते हुए नजर आए। वो साफ कहते हुए नजर आती है कि मैं तो किसी को जानती तक नहीं। तो चलिए सबसे पहले सुचेता दलाल ने क्या कहा और किस तरह से वो अपनी बयान दी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार है और हर्षद मेहता घोटाले सहित कई बड़े स्कैम को उजागर कर चुकी है। उन्होंने इस मामले में उसका नाम शामिल करने पर एक ट्वीट किया है। सुचेता ने लिखा है कि मैं महुआ मोइत्रा को निजी रूप से नहीं जानती, मैं उनके ट्वीट कभी रिट्वीट की होगी। मैं पल्लवी सराफ को भी नहीं जानती। बहुत पहले मैं सरदुल सराफ को जानती थी। मैं चुनौती देती हूं कि कोई भी मेरे और उसके बीच में कोई लिंक साबित कर दे। कि हीरा नंदानी ने महुआ मोइत्रा पर यह भी आरोप लगाया कि उनका अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों से कुछ संबंध है। तो सवाल है कि किसी पत्रकारों से संबंध रखना कहां अनैतिक और गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत पर आरोप लगे वो बड़ा महत्वपूर्ण। महुआ मोइत्रा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों फाइनेंशियल टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी के पत्रकारों से भी अक्सर बातचीत करते रहती थी। इस बात की जानकारी हीरा नंदानी उस पत्र में देते हुए नजर आए। वो महुआ मोइत्रा को जानती तक नहीं और न ही पल्लवी सराफ को जानती। मैं तो सिर्फ और सिर्फ सरदुल सराफ को भी बहुत पहले से जानती थी। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर्षद मेहता सहित कई बड़े स्कैम को जब सुचेता दलाल क्रैक कर चुकी है तो उस पर सवाल क्यों खड़ा है। और इससे भी जड़ा बड़ा महत्वपूर्ण यह बात भी है कि इस मामले में सरदुल सराफ और पल्लवी सराफ ने क्या आरोप लगाए और किस तरह से उन्होंने हीरा नंदानी को पूरी तरह से धमकी भरी बातें भी कही है और उसे मुकदमे में फंसाने तक की बात कही है। मैं आपको सब कुछ धीरे धीरे जरूर बताऊंगा। सराफ और पल्लवी सराफ ने कहा क्या है हीरा नंदानी के पत्र के बारे में, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा कि उन्होंने कहा यह पूरी तरह से लापरवाह चरित्र हनन है और उनके बयानों में रत्ती भर की सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि उसने हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और हमारे खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण बयान फैलाने जिसमें हमारी प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है, इसके खिलाफ मुकदमा चलाने के अधिकार हमारे पास सुरक्षित है या वह मुकदमा करने की धमकी जरूर देती है। और बड़ा महत्वपूर्ण है कि पल्लवी जोशी और सरदुल सराफ का क्या संबंध है अडानी को लेकर। दरअसल मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि श्रील सराफ जो है वो सरदुल सराफ का भाई है और श्रील सराफ की ही बेटी परिधि से गौतम अडानी की बेटे करण से शादी हुई। इस हिसाब से सरदुल सराफ उनकी भतीजी हुई। वो साफ कहते हुए नजर आते हैं कि यह संभव ही नहीं है कि मिस्टर अडानी के परिवार जो नया जनरेशन है उसके खिलाफ मैं कोई बयानबाजी करूं और किसी तरह का कोई गिफ्ट दूं और किसी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय को घेरने का काम करूं, क्योंकि ये दोनों बेटे और बेटी जैसे हमारे हैं। फिर मैं कैसे इस पे आरोप लगा सकता हूं। और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि रिश्तों के तार जब गौतम अडानी से जुड़ते हुए नजर आते हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब गौतम अडानी को लेकर जब कोई भी विपक्ष के नेता सरकार पर प्रहार करते हैं तो सरकार असहज तो जरूर हो जाती है और उनके नेताओं का बयान बड़ा मायने रखता है और वो इस बात को कहते चले जाते हैं कि प्रधानमंत्री का अडानी से विशेष कोई संबंध नहीं है। जिस तरह से एक बिजनेसमैन का प्रधानमंत्री से संबंध होना चाहिए सिर्फ वही मात्र है। लेकिन जब राहुल गांधी भी सवाल खड़ा करते हैं और महुआ मोइत्रा ने भी जब संसद में जो सवाल खड़ा किए वो क्या है
क्या सचमुच उनके पासवर्ड और लॉगिन का गलत इस्तेमाल हुआ, यह तो जांच में पता चलेगा। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि महुआ मोइत्रा ने जिस बात को उठाया है, नंदानी की बातों को लेकर उठाए या कहीं से भी उनको सूचना प्राप्त हो, ये तमाम चीजों के बीच यह महत्वपूर्ण है कि महुआ मोइत्रा ने सवाल क्या खड़ा किए। क्या सरकार उसकी भी जांच कराएगी? मोइत्रा को लेकर जब निशिकांत दुबे का वो पत्र जब पार्लियामेंट में पहुंच जाए और इसका सवाल जवाब करने के लिए दोनों तरफ से तर्कस के तीर चलने लगे और इस मामले पर टीएमसी अपने आप को पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, तो इससे क्या कहेंगे। दरअसल अडानी के मामले में प्रहार करना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है। और आपको यह भी बता दूं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन के शरद पवार भी अडानी के मामले पर पूरी तरह से उसके साथ एकजुटता से खड़े नजर आते हैं। वो साफ कहते हैं कि बिजनेसमैन को राजनीति में घसीटना नहीं चाहिए। और गौतम अडानी के साथ उनकी बातचीत होते रहती है और वो सार्वजनिक करते भी रहते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इन दो महत्वपूर्ण मुद्दे पे यह साबित हो जाता है, एक कैग की रिपोर्ट, किस तरह से कैग की रिपोर्ट जो फील्ड वर्क की जो रिपोर्ट है उसके रोकने की एक साजिश रची गई और किस तरह से सरदुल सराफ और पल्लवी सराफ का नाम आ जाने से और सुचेता दलाल जो बिजनेस पत्रकार है उनका नाम आने से किस तरह से पूरी तरह से निशिकांत दुबे का पत्र में मोड़ा गया कि जांच के बाद ये सब कुछ खुलासा हो पाएगा। लेकिन दोनों मामले में सरकार कटघरे में जरूर खड़ा है और कांग्रेस पार्टी का जो प्रहार है उसमें दम तो जरूर नजर आ रहा है। तो इस मामले को लेकर जिस तरह से बातें बताई जा रही है, कथनी और करनी में जरूर फर्क है और सरकार क्यों असहज हो जाती है जब अडानी के मामले चलते हैं। तो हमारा यह वीडियोस आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उससे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।